स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम बात कर रहे थे कि चार्जेज जो रेस्ट में होते हैं उसमें हम 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो आप पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन आज जो हम एक नए चैप्टर के साथ हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है। देखो, अब हम ऐसे चार्जेस के बारे में बात करेंगे जो चार्जेस मोशन में होंगे, ठीक है। तो देखो, ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में डील करेंगे जो चार्जेस आपके मोशन में होंगे, ठीक है। तो अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो वो किसको फ्लो करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने पहले भी बात की थी, सपोज दैट कि आपके पास 2 बॉडी है, सपोज दो बॉडी है, ए बॉडी और दूसरी बॉडी बी है। इस तरीके से मैंने 2 बॉडी ली हुई है, ठीक है, और इसको मैंने किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इनको किसी कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये बॉडी जो है अपने हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे, H.P मतलब हायर पोटेंशियल पे, और ये बॉडी अपने लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये क्या करेगी, जो हायर पोटेंशियल पे बॉडी होगी वो अपने चार्जेस को फ्लो करेगी, ठीक है, और वो चार्जेस को फ्लो करेगी। अब ये जो चार्जेस है फ्लो होके कौन सी बॉडी को जाएगा, लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को जाएगा। तो देखो, ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल आपस में सेम नहीं हो जाए। तो क्या होगा कि चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, तो चार्जेस क्या होंगे आपके, फ्लो होते रहेंगे। अच्छा, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मोशन कर रहे हैं। अगर वो मोशन कर रहे हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। तो इसी वजह से हम अब ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे समझाएंगे, ठीक है। आप इस पे ध्यान दें। देखो, तो ये जो चार्जेस का फ्लो होता है, ये जो चार्जेस का फ्लो है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे करंट। क्या कहेंगे हम, करंट। तो अगर मैं करंट की डेफिनेशन बनाऊं तो करंट की डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, बहुत ही इजी है। सो करंट की डेफिनेशन अगर आप बनाते हो तो आप ये ले देते हो, मान लो कि एक आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक कंडक्टर लिया आपने, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया आपने, ये कोई पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। अब क्या करते हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ से आप देखें कि कुछ चार्जेज अगर फ्लो करते हैं, मान लो कि इस तरीके से चार्जेज अगर फ्लो कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहे हैं, इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो बेसिकली हम बोलते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बिल्कुल वो फ्लो ऑफ चार्जेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है फ्लो करेगा उसी को हम लेंगे I इज इक्वल टू, यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि मान लो कि यहाँ से एक सिचुएशन लेता हूँ। तो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे चार्जेस जो है Q चार्ज फ्लो कर रहा है और T टाइम में कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी यहाँ पे करंट होगा, तो I इक्वल टू Q बाई टी यहाँ पे करंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो करंट है बेसिकली हम इसमें बात कर लेते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी। जो करंट आपका आया है ये है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, सपोज दैट कि आपके पास इस तरीके की सिचुएशन है कि मान लो कोई चार्जेस फ्लो कर रहा है T, ठीक है, T से T प्लस डेल्टा T टाइम में कुछ चार्जेस जो है आपके पास फ्लो कर रहा है। सपोज कि 0 से वो चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है डेल्टा Q। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस T प्लस डेल्टा T टाइम में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो करंट जो है उसको डिफाइन किया जाएगा I इज इक्वल टू, इस करंट को हम ट्रांजिएंट करंट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, क्योंकि लगातार चार्ज की वैल्यू अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और अगर हम इसमें कोई लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 कर दें, तो उस केस में हमारे पास करंट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा Q डेल्टा T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ठीक है। इसको हम एवरेज करंट कहेंगे, या फिर ये जो करंट है जिसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चार्ज की वैल्यू लगातार बदलती जाए तो वो ट्रांजिएंट करंट का पार्ट होती है। अब देखो, यहाँ पे जो करंट है इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने लिमिट जो है वो टाइम इंटरवल 0 पर अप्रोच करवा दिया तो उस केस में हम इसको अगर शॉर्ट वे में लिखें तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी,
तो dq/dt हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो है फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज की वैल्यू जो है लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहे तो उस केस के में जो करंट होगी उसको ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। अगर आपकी चार्ज की वैल्यू, अगर आपका जो चार्ज है वो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, तो उस केस में ऐसी करंट को हम स्टेडी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेडी करंट कहेंगे, स्टेडी करंट। तो इसे हम स्टेडी करंट बोलते हैं। गेटिंग आउट आउट? बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है। तो करंट को हमने दो पार्ट में डिफाइन किया गया। अगर चार्ज की वैल्यू लगातार बदलती जाए तो उस केस में ट्रांजिएंट करंट लेंगे, और अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल वही उतने टाइम में उतना ही अगर चार्ज फ्लो करता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो करंट जो हमें मिलेगी स्टेडी करंट मिलेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ते हैं, इसको कुछ और फॉर्मूले में रिवाइज करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है और उसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर लूँ तो जो टोटल चार्ज होगा उस कंडक्टिंग वायर में Q इज इक्वल टू कितना होगा? n इंटू ई होगा, है कि नहीं? तो अगर यहाँ से मैं स्टेडी स्टेट की करंट के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा Q/T। अगर T टाइम में जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा? NE/T। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा इसमें और चीज़ देखते हैं, जैसे कि मान लो कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है, कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ लिए जाते हैं। सपोज़ करो कि आपके पास एक वायर है, ऐसा मतलब यूँ समझो कि आपके एक एटम, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन के केस की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, कितने r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट जो होगी उसको हम क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू, भाई चार्ज कितना है? E है और टाइम पीरियड T है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2πr/v। अगर वो v स्पीड से जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास टाइम पीरियड क्या होगा? सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो I इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा कि यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा EV/2πr। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन में दे दिया जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, उसमें कोई न्यूमेरिकल दे के आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक आपको ये देखना है कि 1/, जो टाइम पीरियड होता है, 1/, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E इंटू एफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। एक और बात कर लेते हैं, अगर सपोज मान लो कि मैं यहाँ से ये जो करंट की बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो करंट है इसका फॉर्मूला हमने लिखा I इज इक्वल टू dq/dt, तो अब यहाँ पे देखें, आप देखो अब यहाँ पे देखें I इज इक्वल टू dq/dt की बात कर रहे थे हम। अगर मान लो मुझे चार्ज निकालना है तो मैं लिखूंगा dq इज इक्वल टू I इंटू dt, है कि नहीं? dq इज इक्वल टू I इंटू dt। तो यहाँ से dq की वैल्यू अगर मैं टोटल चार्ज फाइंड आउट करूँ तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा I dt। अच्छा, ये जो I dt है ये क्या है? I dt जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द इंटीग्रेशन, जहाँ कहीं भी आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये बता रहा है IT ग्राफ का, यानी ये क्या बोल रहा है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ IT ग्राफ का ये एरिया नोट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि कोई एग्जांपल अगर हम ले, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि भाई ये यहाँ पर ये करंट और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि ये 5 एम्पियर, ठीक है, उसके बाद जो है इस तरीके से ये 5 सेकेंड टाइम दे दिया, और ये जो है 10 सेकेंड तक इस तरीके का वेरिएशन होता है ग्राफ में। और आपसे पूछा गया है कि बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, हाउ मच चार्ज फ्लो, ठीक है, कितना चार्ज इसके अंदर होगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि भाई IT ग्राफ अगर आपको दिया गया है तो आप क्या कर लें कि उस IT ग्राफ के अंडर जो भी एरिया कैलकुलेट करेंगे वो किसको डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा आपका क्या?
चार्ज को। तो आप देखो चार्ज कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा है। आप देखो दो एरिया देख लो यहाँ पे, एक तो एरिया ये ट्रायंगल का है, इसको एरिया मैं A1 ले लेता हूँ, और एक एरिया आपका ये है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक कितनी 5 है, यहाँ से 5 सेकेंड, मतलब ये कितना है टोटल 5 है, 10 और 5 के बीच का डिफरेंस है, और ये भी 5 है। तो आप देखो एरिया निकालना बहुत आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 5 इंटू हाइट कितनी है, ये भी 5 है, प्लस और ये आपके पास जो एरिया आएगा, रेक्टेंगल ले लें या जो भी ले लें आप, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ कर लें तो वो आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25/2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 12.5 प्लस ये आ जाएगा 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 37.5 कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन गिवन है जिसमें आपको करंट की वैल्यू पूछी जाए या फिर चार्ज पूछा जाए, तो आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, देखो कई सारे बेसिक क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं करंट से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले, मान लो कि आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है, सपोज कि आपको करंट की वैल्यू दे रखी है और वो करंट की वैल्यू भी आपको किसी टाइम वेरिएबल के साथ दे रखी है, जैसे कुछ इस तरीके से 2t² + 3t + 2, इस तरीके से जो है आपको करंट की वैल्यू दे दी है और वो भी टाइम के साथ एक आपको फंक्शन दे दिया गया है। आपको बोला गया है कि t = 0 से लेकर t = 2 सेकेंड में कितना चार्ज होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालना है। तो कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, ये आपको याद है, यही करना है इसको सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा है कि यहाँ से अगर Q निकालना है तो आपको पता है IDT करेंगे, मतलब ये क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2t² + 3t + 2, ठीक है, और इसको आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी टाइम जो है वो 0 से 2 सेकंड के लिए जा रहा है। आप इसे सोल्व कर लें और चार्ज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको, बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके वैल्यूज़ पुट कर दें लिमिट की, उसके बाद आपको ये सब मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है करंट की हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखो करंट की जो यूनिट होती है, करंट की यूनिट जो है बेसिकली एम्पियर होती है, ठीक है। तो एम्पियर जो है इसकी यूनिट होती है, और करंट जो है ये कैसी क्वांटिटी है। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, करंट कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम करंट कहीं भी दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दूँ कि करंट वेक्टर है या स्केलर है, क्योंकि करंट जो है अगर मान लो किसी वायर में इस तरीके से मैंने करंट दिखाई कि I करंट है और वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड होके जा रही है, तो यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है। तो टोटल करंट जो है वो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं I1 + I2। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट का जो है मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी है, फिर भी आप इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, और इसके साथ इसका क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्शन भी है, देखो डायरेक्शन भी दिखाई है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि वो वेक्टर्स यानी ऐसी क्वांटिटी जो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट इस केस में अगर बात करें तो ये स्केलर क्यों बोला गया है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, वो ये है कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी, वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटीज़ होंगी जो कि किसी भी वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो कर सकती हैं। आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा है 11th क्लास के चैप्टर में, उसमें आपने ये देखा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 लॉ हमने पढ़े थे, जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तब वेक्टर क्वांटिटी होगी जब वो किसी भी वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करेगी। बट इस केस में ये एक अलजेब्रिक, ये केवल एक बेसिकली अलजेब्रिक, ठीक है, सम को रिप्रेजेंट करती है, बट ये इट डज नॉट फॉलो, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है, जो कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि इसकी यूनिट जो है वो बेसिकली एम्पियर होती है, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका ये लाइन याद रखना है आपको
कि ये कभी भी वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसको अलजेब्रिक तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगला जो टॉपिक है अपना वो भी देखें आप। अगला जो टॉपिक है वो अपना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो इसको हम बेसिकली शॉर्ट वे में ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, ईएमएफ। अब देखो हम बात करते हैं पहले बैटरी की। बैटरी क्या करता है कि किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बैटरी अगर हम बनाए, कुछ सेल बनाए कुछ इस तरीके से, अगर मान लो कि ये मैंने एक सेल बनाया, ये यहाँ पे ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो हम देखेंगे इसमें किस तरीके की प्रोसेस होती है। तो देखो केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी सेल के अंदर, और बैटरी क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो कि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आती है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन चलती हैं जिनको हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन बोल सकते हैं। उनके फोर्सेज की वजह से, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि कुछ चार्जेज जो है शुरुआत के अंदर क्या होगा कि कुछ चार्जेज जो है वो फ्लो हो गए, चार्ज जो है वो फ्लो होके, क्यू चार्ज जो है फ्लो होके, और वो किस पे आ जाएंगे, अगर क्यू चार्ज जहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और इस तरीके से जो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा। किस पे लगेगा, क्यू चार्ज पे लगेगा, और जिसकी वजह से किसी एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मान लो कि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो ए वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और बी वाले टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे जैसे ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता रहेगा इन टर्मिनल्स पे, जैसे जैसे चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, तो मान लो कि जैसे जैसे इस पे चार्जेस बढ़ गए, तो चार्जेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ का चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो चार्जेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फोर्स है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की वजह से इधर लग रहा होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो जाता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो फोर्स लगा है क्यू चार्ज पे, अगर वो इधर की डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसको हम स्टेडी स्टेट की कंडीशन कहेंगे। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, स्टेडी स्टेट की कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो चार्जेस जब फ्लो कर रहे थे और ये ए टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, बी टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आ गए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो गया था उस केस में ये वाला जो फोर्स है, यानी ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का जो फोर्स है, अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच चुकी है। यानी कुल मिला के जो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स जो है इस पर 0 हो गया है। तो देखो इस पे Fn इज इक्वल टू Fe। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पर वो कितना होगा, Q इंटू ई होता है, इतना फोर्स लगता है। अब ये देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और एक्यूमुलेशन जब तक होता रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और फाइनली दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जब दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि भी इलेक्ट्रिक फोर्स आपका ये है, तो कितना वर्क डन करेगा, यानी ये जो सोर्स है, ये जो बैटरी एक सोर्स होगा, ये कितना वर्क डन करेगा उस यूनिट चार्ज को ले जाने में। ठीक है, तो देखो कितना वर्क डन करेगा, W इज इक्वल टू वर्क डन कितना होगा, अगर मान लो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस अगर n है, ठीक है, और इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इन चार्जेस को लेके जा रहा है, उधर एक्यूमुलेट कर रहा है, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा Fn इंटू डी और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये तो वर्क डन आ गया आपके पास, इतना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये जो वर्क डन होता है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फोर्स की इक्वल है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में हमने बात कर ली थी। तो अब अगर मुझे ईएमएफ चेक करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेक करना है ईएमएफ, तो वो क्या होगा, वर्क डन बाय द सोर्स टेकिंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। कितना चार्ज लेके जा रहा है, क्यू चार्ज लेके जा रहा है,
तो कितना लिख देंगे हम इसको? ऐसा नहीं लिख सकते एफ एन डी डिवाइडेड बाई क्यू। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू? और फाइनली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो क्यू इंटू ई है, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू ई इंटू डी और डिवाइडेड बाई क्यू। तो फाइनली जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन में लिख दूँ तो एफ ई, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितनी आएगी? क्यू ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर V है तो V इज इक्वल टू कितना होता है? E इंटू डी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो EMF होगा, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच का। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बेसिकली हम ये नहीं बोलते कि ये कोई फोर्स है, ये भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट राउंड ट्रिप में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उस पर यूनिट चार्ज को, ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो उसका क्या होगा? EMF होगा। और ये सारा कुछ जो है किसकी वजह से होता है? कि उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। एक सर्टेन स्टेज आती है जहाँ पर जब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं टर्मिनल्स पे, तो उसकी वजह से जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे उन टर्मिनल्स पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो एक सर्टेन केस ऐसा आएगा जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं? पहली बात तो EMF जो होता है किसी भी सेल का, वो हमेशा किस में होना चाहिए? ओपन सर्किट में होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहली बात कि वो हमेशा किस में होता है? ओपन सर्किट में होता है। बट अगर हम बात करें, ठीक है, वो ओपन सर्किट में होता है। जबकि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये जो EMF होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग। तो अब जो है हमारा, अब हम जो है इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। देखो बहुत है, आपने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, तो ज़्यादा डिटेल की बात, जो कम की चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ जो है वो, ओम्स लॉ के अंदर हम देखो कोई भी कंडक्टर है आपके पास, सपोज दैट कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, तो उसकी जो भी फिजिकल कंडीशन होंगी, जैसे फिजिकल कंडीशन जो होंगी कंडक्टर की, वो क्या हो सकती है? प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। इन सभी को, प्रेशर हो गया हमारे पास, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी की सारी जो है ये इसकी फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब को आप जब कांस्टेंट रखोगे, जब आप इन सभी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख के, आप कोई भी, आपके पास सपोज दैट कोई कंडक्टर है, इस तरीके से मैंने कंडक्टर लिया, और उस कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो करेगी, जो भी करंट फ्लो करेगी, वो करंट कब फ्लो करेगी? जब आप उसके एंड के अक्रॉस क्या प्रोवाइड कराएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो जो भी करंट फ्लो करेगी, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट था जो ओम ने दिया था। ओम के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर like pressure, temperature, stress, strain are kept be constant, then the current flowing through the conductor is always directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो फिजिकल कंडीशन है,
ठीक है। इन सब को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जो भी पोटेंशियल, जो भी करंट फ्लो करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके एंड के अक्रॉस हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसमें देखो एक छोटी सी बात मैं यहीं पे लेके चलता हूँ। दो टाइप की करंट की बात करेंगे हम। एक होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पहली बात कर लेते हैं कन्वेंशनल करंट की। तो देखो कन्वेंशनल करंट में मान लो कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, तो जो भी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन में जो करंट मेजर की जाती है, जो करंट मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन के फ्लो की अगर डायरेक्शन में मेजर की जाएगी तो उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम? कन्वेंशनल करंट। और एक और बात कर लेते हैं कि भाई अगर मान लो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस करंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सी करंट कहेंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेसिकली करंट को हम दो पार्ट में लेते हैं। कन्वेंशनल करंट होती है जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन में होती है, और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो हमारे पास टॉपिक था कि भाई अगर आप ओम्स लॉ देख रहे हैं तो ओम्स लॉ के अंदर कुछ बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए, उनको अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो जितना भी करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है वो हमेशा उसके एंड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से अगर रिलेशन बनाए सो V इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको IR। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx से रिलेट कर दूं, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये y को डिनोट करता है और ये हमारे पास x को डिनोट करेगा। तो हमारे पास जो m होगा वो बेसिकली स्लोप होगा, स्लोप। तो देखो अगर आपके पास vi ग्राफ का स्लोप है तो स्लोप जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? r होगा। तो r यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस हम दिखाएं तो r इज इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं V अपॉन आई। सो r इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसका मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर आपने जितनी अमाउंट करंट बढ़ाई, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट में करंट बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितनी करंट फ्लो करेगी ना किसी भी कंडक्टिंग वायर में, उसका मतलब है उसके अंदर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है, यानी अपोजिशन जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। ठीक है, तो वो हमें रेजिस्टेंस बताता है। अब रेजिस्टेंस जो है बेसिकली हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी वी ग्राफ का स्लोप होता है। ठीक है, तो कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, CBSE बोर्ड में भी आते हैं, तो उनको जो है आपको ग्राफिकली कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन पे भी आप ध्यान दें। जैसे कि हम बात करें अगर V और I के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जो भी स्लोप होगा इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जो स्लोप होगा, ठीक है, जो स्लोप आपका होगा, ये स्लोप आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। कई बार सिचुएशन में कुछ ऐसा दे दिया जाता है तो आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट करती है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। जैसे सपोज दैट आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि यहाँ करंट दे दी जाती है, वाई एक्सिस पे करंट दे दी जाती है और एक्स एक्सिस पे आपको पोटेंशियल दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर दो ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ स्लोप दे रखे हैं, मान लो कि ये ए है और ये आपके पास बी है, तो आप देखें कि अगर आप VI ग्राफ देखते हैं तो उस केस में डायरेक्टली स्लोप देखते हैं। स्लोप का मतलब है आप अपने आप को वहाँ बिठा लो और ये देखो कि किस पे जल्दी गिरोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा दिया गया है। ठीक है,
तो अब इनमें से पूछा है कि बताओ इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब ए और बी दो कंडक्टिंग वायर हैं जिनका आई और वी के साथ जो ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन से, ठीक है, कौन से मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा। तो ये देखें आप, अगर आपको आईवी ग्राफ दिया गया है तो जितना कम स्लोप होगा, मेरी बात ध्यान से सुने, जितना कम स्लोप होगा उतना ही कम क्या होगा आपका, जितना कम स्लोप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उल्टा करते हैं क्योंकि आईवी ग्राफ दिया गया है, वीआई ग्राफ में जितना ज़्यादा स्लोप मतलब उतना रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे स्लोप देखो किसका किसका कम है, इसका कम है। इस पे आप बैठोगे तो जल्दी गिरोगे, इस पे आप बैठोगे तो बहुत मतलब इससे इसके कंपैरिजन में तो धीरे गिरोगे ना। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो आपका किसका कौन सा ज़्यादा है, स्लोप बी का ज़्यादा है, बी का। इसका मतलब रेजिस्टेंस बी का कम होगा क्योंकि आईवी ग्राफ दे रखा है। तो कौन से का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आर ए ग्रेटर देन, सॉरी आर ए जो है ग्रेटर देन आर बी होगा, ठीक है। आर ए यानी इस मटेरियल ए का जो रेजिस्टेंस है वो बी के मटेरियल के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका आईवी ग्राफ का ये है, ठीक है। तो अब हमने एक छोटी सी क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग वायर का इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि उस वायर के अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है, और उसमें कितनी करंट का जो है कितनी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस में भी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इन पर यूनिट करंट, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ करंट आपने पर यूनिट करंट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के अक्रॉस होगा उसका मतलब है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। या फिर हम इसको दूसरे अदर वर्ड्स में, इन अनदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि भी रेजिस्टेंस जो होता है वो एक ऑपोजिशन होता है, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिशन को जो ऑफर करता है ना वही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रॉन जितने कम अमाउंट में फ्लो करेंगे इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जितने ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेंगे किसी कंडक्टिंग वायर में इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, इजीली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे। थैंक यू, यही आज का अपना टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप।